ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। भूपेश आनंद, CMA यूएसए पार्ट 1 सेक्शन सी के लास्ट 2 यूनिट्स बेटे रह गए, यूनिट 2 और यूनिट 3, जो मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। और बड़े वेरी वेरी स्मॉल यूनिट्स, यूनिट 2 और यूनिट 3 अपने में बड़े छोटे छोटे लेक्चर्स, छोटे छोटे कंटेंट है। आई विल बी एबल टू कंप्लीट विद इन 5 to 6 लेक्चर्स। बड़े स्मॉल स्मॉल लेक्चर्स में लेने वाला हूँ, बिकॉज आई विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरी कंसेप्ट सेपरेटली। तो आपको लॉजिकली उसको रिलेट करने में अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो हॉक, ग्लेम, वायले, बेकर, आप कहीं से भी कर रहे हैं, आपको समझ आएगा अगर आपने मेरा लेक्चर ध्यान से अटेंड कर लिया। आप रजिस्टर्स पहले सब बच्चे बाहर निकाल लें। मैं भूपेश आनंद, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। सेक्शन सी की बातें हम कर रहे हैं। एंड व्हेन आई से सेक्शन सी, तो मैंने 19 लेक्चर्स लिए वेरिएंस एनालिसिस के, बिकॉज देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ 3 यूनिट्स ऑफ सेक्शन सी। सेक्शन सी का नाम ही था परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, दैट हाउ वी कैन मैनेज द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी, और द हाउ टू मैनेज द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, और ऑफ मैनेजर्स, और ऑफ ब्रांचेस, और ऑफ डिपार्टमेंट्स। बेटे आपको परफॉर्मेंस कैलकुलेट करनी थी। तो in that there are 3 units which are as per Hawk, as per Glenn, as per Wiley. One is variance analysis, second is responsibility centers and segmental reporting, and third is performance measures. मैंने पहला यूनिट तो बेटे 19 लेक्चर्स लगाकर कंप्लीट किया, एक एक लॉजिक, एक एक बातें बताने की कोशिश की इन रिगार्ड टू वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, सेल्स वैल्यू वेरिएंस एंड सेल्स मार्जिन वेरिएंस। आई हैव डन अ ह्यूज हार्ड वर्क फॉर दैट, और मैंने लॉजिकली आपको रिलेट करने की कोशिश की। आई थिंक आप समझ रहे हैं इस बात को। बेटे आप ये बताइए, जब हम वेरिएंस एनालिसिस में वेरिएंस कैलकुलेट कर लेते हैं, और बीच बीच में मैंने कई बार कहा दैट प्रोडक्शन मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल, परचेज मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल, सेल्स मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्स वैल्यू, मटेरियल परचेज के लिए परचेज मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल, मटेरियल क्वांटिटी के लिए प्रोडक्शन मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल, लेबर रेट के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर रिस्पॉन्सिबल। इट मींस मैं आपको कहीं ना कहीं ये बताना चाहता था कि हु आर द कंसर्न पर्सन हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, बिकॉज एवरी पर्सन, बिकॉज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, आप ये बताइए इतनी बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन है, आप कभी सोचिए हिंदुस्तान लिवर कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। आज मैं उसकी वेबसाइट दिखाऊंगा आपको। आज हम देखेंगे कितने ब्रांड्स हिंदुस्तान लिवर, कितने प्रोडक्ट्स और कितने ज्योग्राफिकल लोकेशंस में काम करती है हिंदुस्तान लिवर। यस, 100% सब्सिडियरी ऑफ यूनिलीवर। एंड वी विल सी कि अगर इतने बड़े पार्लेंस में काम करना है, जैसे अभी देख ही लेते हैं। आइए मैं थोड़ा सा आपको दिखाई दूं कि अल्टीमेटली कितनी सारी ब्रांड्स हैं बेटे, कितनी सारी ब्रांड्स हैं आर ऑफ हिंदुस्तान लिवर। हैव अ लुक ऑन दैट। और इनको बनाने के लिए कितने सारे डिपार्टमेंट्स होंगे बेटे, कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, कितने सारे सेगमेंट्स होंगे, कितने सारे प्रोडक्ट्स होंगे, है ना। ज्योग्राफिकल लोकेशंस होंगी, मैनेजर्स होंगे, प्रोडक्शन मैनेजर्स होंगे, लेवल्स होंगे, सीईओ होगा, सीएफओ होगा। ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन of this Hindustan liver. So the point is, if we want to get the work done, we have to give the authority to these managers. आप जब तक अथॉरिटी नहीं दोगे तब तक आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं बता सकते कि आप रिस्पॉन्सिबल हो, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी भाई बहन जैसे, जहां भाई जाएगा वहीं पे बहन जाएगी। आप खाली रिस्पॉन्सिबल नहीं बना सकते किसी को कि आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। कहेगा साहब आपने अथॉरिटी दी नहीं तो मेरे को किस बात का रिस्पॉन्सिबल बना रहे हो। इट मीन्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट होना चाहिए। इफ यू वांट टू ग्रो, इफ यू वांट टू एक्सपैंड, इफ यू वांट टू डिसेंट्रलाइज, you have to give the power to the small managers, small levels, then only they can do. आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें, सारा कुछ अगर प्राइम मिनिस्टर ही अपने पास पावर रख लें तो बेटे फिर मिनिस्टर्स क्या करेंगे, स्टेट मिनिस्टर्स क्या करेंगे, चीफ मिनिस्टर्स क्या करेंगे, उसके बाद पंचायत क्या करें। It means we have to decentralize, we have to delegate the authorities. If you want to run a big show, अगर आप सच में बड़ा बिग शो रन करना चाहते हो तो आपको अथॉरिटीज देनी पड़ेंगी। अगर आप अथॉरिटीज दोगे तो फिर उसके बाद आप कह सकते हो कि यू आर रिस्पॉन्सिबल। तो मैं भूपेश आनंद आज के इस लेक्चर के थ्रू आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स की बातें बताऊंगा। यूनिट 2 आज हम स्टार्ट करेंगे। लगभग 2 या 3 लेक्चर्स लगेंगे इन दिस यूनिट नंबर 2, दैट व्हाट आई मीन बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स एंड व्हाट आई मीन बाय सेगमेंटल रिपोर्टिंग। व्हाट आर द सेगमेंट्स, व्हाट आर ऑपरेटिंग सेगमेंट, व्हाट आर ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स। मैं हिंदुस्तान लिवर की केस स्टडी से आपको सारी बातें लॉजिकली समझाने की कोशिश करूंगा, एंड देन वी विल बी डूइंग परफॉर्मेंस मेजर्स। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं, सच्ची बताऊंगा,
ये जो आप अभी कर रहे हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स और परफॉर्मेंस मेजर्स, मुझे नहीं लगता कि इनके अलग अलग यूनिट्स बनने चाहिए, बिकॉज दे आर इंटीग्रेटेड, दे आर इंटरलिंक्ड. जब भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स की बात करेंगे, वी कैन नॉट कैलकुलेट द, वी कैन नॉट यू नो मेक एनीवन आंसरेबल अनलेस until we have calculated the performance for that. So performance measures कह दें, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स कह दें, दे आर इंटरलिंक्ड, दे आर इंटीग्रेटेड. तो आप इसको एक ही यूनिट माने, फिर भी स्टिल बिकॉज हमारे को हॉक ने, ग्लैम ने अलग अलग दिया है, तो मैं अलग अलग लिख रहा हूं. बेटे आप रजिस्टर्स ओपन कर लें. आज का लेक्चर मैंने कहा ना, यूनिट 2 और यूनिट 3 कब स्टार्ट होगा कब खत्म होगा आपको पता भी नहीं चलेगा. वेरिएंस एनालिसिस में मैंने 19 चैप्टर्स डिवोट किए, इसमें 5-6 लेक्चर्स में यूनिट 2 यूनिट 3 खत्म हो जाएगा दोस्तों. तो रजिस्टर ओपन करें, कमर सीधी करके बैठे. आज आप ये चार्ट प्रिपेयर करें. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. इन दिस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आई वांट टू असेस द परफॉर्मेंस ऑफ अ सेगमेंट. I want to assess the performance of a unit of a business. I want to assess the performance of a, you know, of a particular product. तो उसके लिए मैंने क्या किया, I have followed 3 units as per Hawk, as per Glam, as per Wiley. हमें 3 यूनिट्स दिए हुए थे, यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3. यूनिट 1 में मुझे गिवन था वेरिएंस एनालिसिस, वेरिएंस एनालिसिस विच वी हैव ऑलरेडी डन. बेटा 19 लेक्चर लगा दिए. है कोई माई का लाल जो आपको 19 चैप्टर में एक्सप्लेन करेगा बेटा? आज मैंने जब आपको कहा कि वेरिएंस एनालिसिस कंप्लीट हो गया, तो हम थोड़ा सा स्विच कर रहे हैं सेगमेंटल रिपोर्टिंग में, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स में, और उसके साथ साथ परफॉर्मेंस मेजर्स में. तो आज आप ये चार्ट प्रिपेयर करेंगे तो थोड़ा सा और लॉजिकली आपको थोड़ा सा रिलेशनशिप ज्यादा समझ आएगी. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, वेरिएंस एनालिसिस, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स एंड सेगमेंटल रिपोर्टिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मेजर्स. सो टुडे आई विल बी गोइंग टू स्टार्ट विद लेक्चर नंबर लेक्चर नंबर 1 ही है, unit number 2, and in this we have to cover these 5-6 learning outcomes. These are the learning outcomes which are given to me as per IMA, as per support package. मुझे ये learning outcomes given है कि आप जब ये कर लेंगे तो आपको ये बात समझ आ चुकी होगी. तो पहला learning outcome is in relation to responsibility centers. We as a management accountant, we as a CMA USA, we should be aware of what I mean by responsibility centers. What are the different types of centers? Who are the managers who are responsible, and the managers of those centers are responsible of what thing, and what are the examples of that. तो मुझे लॉजिकली क्लियर होगा तभी तो मैं रिपोर्ट बनाकर टॉप लेवल को दे सकता हूं. तो मैं आज के इस लेक्चर नंबर 1 के थ्रू आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स बताऊंगा. फिर हम लेक्चर नंबर 2 में आई विल बी डिस्कसिंग विद सेगमेंटल रिपोर्टिंग. मैं आपको बताऊंगा कि सेगमेंट्स कैसे बनती है, ऑपरेटिंग सेगमेंट्स क्या होती हैं, ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स क्या होती हैं, प्रोडक्ट सेगमेंट्स क्या होती हैं. I will see, we will share that to that, and then so that हम लॉजिकली रो वाइज कॉलम वाइज चेक करेंगे कि कैसे कैसे बना सकते हैं. हम विकीपीडिया में जाएंगे, उसको देखेंगे. एंड देन फॉर सेगमेंटल रिपोर्टिंग वी विल बी गिविंग वन मोर एम्फोसिस टू कंट्रीब्यूशन रिपोर्टिंग. सेक्शन डी ओवरहेड्स में बेटे मैंने आपको ऑलरेडी, सेक्शन डी क्या, सेक्शन बी या डी में कहीं पे भी आपको मैंने ऑलरेडी वेरिएबल कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग की बातें बताई हुई है. वेरिएबल एंड दिस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, तो बेटा वही वाली कॉस्टिंग यूज करेंगे. फिर आफ्टर दैट वी विल बी डिस्कसिंग विद अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कॉमन कॉस्ट एलोकेशन, ट्रेसेबल कॉमन कॉस्ट एंड अनट्रेसेबल कॉमन कॉस्ट. वी विल सी टू दैट कि हम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की सैलरी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें. मुकेश अंबानी अगर टॉप में है और उसके पास 10 ग्रुप्स हैं तो उसका टाइम, उसकी सैलरी कैसे हम एलोकेट कर दें. That is common cost allocation. And last is transfer pricing. अगर एक डिपार्टमेंट अपने गुड्स दूसरे उसी डिपार्टमेंट को देता है उसी कंपनी में, then how much price they should charge. That is transfer pricing, and what are the methods of transfer pricing. तो मैं आज के इस लेक्चर के थ्रू बड़ी सारी बातें बताना चाहता हूं. आप कमर सीधी करके बैठे और ऊपर लिखे my story organization. I have just given you an idea of Hindustan Lever that organization can have 2 types of controls. One is centralized. सब कुछ मैं अपने पास रखता हूं, सारी पावर्स मैं अपने पास रखता हूं, सारी डिसीजंस मैं ही लूंगा. I have the whole authority. It means I cannot say any person as you are responsible. भाई परचेज भी मैं ही कर रहा हूँ मटेरियल का, लेबर को हायर भी मैं ही कर रहा हूँ, है ना. मैं मशीन ओवरहेड्स के लिए भी मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ. इट मींस आई कैन नॉट मेक एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल एंड आई कैन नॉट ग्रो एट आफ्टर पर्टिकुलर लेवल. मैं एक छोटे से लेवल पे ही रह जाऊंगा. इसका मतलब इफ
you are talking of a management accountant. If you are talking of globally, in that case आपको डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा. तो मैंने यहां पे लिखा डिसेंट्रलाइज का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन. डिसेंट्रलाइज मींस देयर इज अ डिग्री ऑफ फ्रीडम. आप एक फ्रीडम दे रहे हैं लोगों को कि आप पावर लें, आप डिसीजंस लें. गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है सर, बहुत बढ़िया. अब सवाल आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स. बिकॉज अगर आप फ्रीडम देंगे कि आप ये डिसीजन ले सकते हो, आप ये कॉस्ट इनकर कर सकते हो, आप ये खर्चा करें ना करें आपके ऊपर है, आप जो भी है डिसीजन लो, आपकी कॉल है. अच्छा, जब मैं कहता हूं आपकी कॉल है और जब आपको मैं अथॉरिटी दे रहा हूं, जब मैं आपको पावर दे रहा हूं, इट इंप्लाइज that you are also responsible for that at a particular time. You are answerable for that कि आपने वो काम कितना बढ़िया किया, किस ढंग से किया. जैसे नरेंद्र मोदी जी ने पावर दे दी फाइनेंस मिनिस्टर की श्रीमती निर्मला सीतारमन को. तो अब नरेंद्र मोदी जी उनकी डिसीजंस को नहीं देखेंगे. हाँ, आफ्टर पीरियड ही विल एवेल्युएट कि कितना क्या क्या परफॉर्मेंस की, जीडीपी कितना गया, इन्फ्लेशन कितनी गई, आरबीआई की क्या पॉलिसी फॉलो करी सीतारमन ने. इट मींस द पॉइंट इज देन ओनली वी कैन मेक देम रिस्पॉन्सिबल इफ यू आर गिवन द अथॉरिटी. तो अभी आपको लिखना है. एक बच्चा कहता है सर लिखना है, एमसीक्यू का पेपर आता है. बेटे आप जब तक लॉजिकली कंसेप्चुअली क्लियर नहीं होगे, एमसीक्यू तो ज्यादा घातक होते हैं बेटा. उसमें ऑप्शंस जो 4 होती है मिलती जुलती होती है, आपको पता नहीं चलेगा कौन सी ऑप्शन बेटर है. तो आप लिखे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर. एक ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी एक पार्ट, कोई भी एक प्रोडक्ट, कोई भी एक सेगमेंट, कुछ भी बन सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर. ठीक है ना. हम घर में रहते हैं जॉइंट फैमिली में, पापा मम्मी, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, ब्रदर, चाचा, सब रहते हैं बेटे. एंड एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ईच एंड एवरी वर्क. अब हम सब मिलके रहें, वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, वी हैव ऑल अथॉरिटी फॉर दैट. Similarly, I should know that even organization I am a management accountant. मैं अगर हिंदुस्तान लेबर का मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूं, उसके इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, इतने सारे डिविजन्स हैं, इतने सारे सेगमेंट्स हैं, तो हर सेगमेंट कैन बिकम अ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर. वो डिपेंड करता है कि हमने किस तरह से बाइफिकेशन किया. तो आप लिखेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इज एनी पार्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इज एनी सेगमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इज एनी सब यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक सब यूनिट, एक पार्ट, आई विल से दैट इज अ सेगमेंट, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर. हिंदुस्तान लेबर की बात आज हम बहुत ज्यादा करने वाले हैं. सर आप ये बताइए कि हिंदुस्तान लेबर में क्या बताना चाह रहे हैं. बेटे मैं आपसे फिर यही कहता हूं ना कि मैंने आपके लिए क्या क्या नहीं किया. I have prepared, I have seen, I have downloaded the flow chart of हिंदुस्तान लेबर. Just have a look on this. कि भाई हिंदुस्तान लेबर में ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट कैसा है, टॉप लेवल में कौन कौन है, मिडिल लेवल में कौन कौन है, लोअर लेवल में कौन कौन है, ये सारी बातें हैं कैसी कैसी. आप देखिए सीएफओ, ब्यूटी पर्सनल केयर, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, कस्टमर डेवलपर, डायरेक्टर, चेयरमैन ऑफ, इट मींस देयर आर सो मेनी पीपल हु आर इन्वॉल्वड इन दैट. ठीक है सर. बिकॉज देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स, कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं यार. आप देखो ना, ये हिंदुस्तान लीवर ही बना रही है, मैं थोड़ी बना रहा हूं. इट मींस एवरी प्रोडक्ट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय अ सेपरेट डिपार्टमेंट एंड एवरी डिपार्टमेंट हैज अ मैनेजर एंड दैट मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट डिपार्टमेंट इफ ही हैव गिवन द अथॉरिटी फॉर दैट. तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स कितने तरह के होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का मतलब ही क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का लॉजिक कैसे है. बेटे आप ये बताओ ना, वेरिएंस एनालिसिस में आपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में यू हैव कैलकुलेटेड द मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस. नाउ यू हैव टू सी कि अगर एडवर्स आया तो हु आर द रिस्पॉन्सिबल पर्संस. सो बिकॉज ऑफ दैट वी आर डूइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स. इट मींस आफ्टर वेरिएंस एनालिसिस यू कैन इजीली फाइंड आउट हु इज द रिस्पॉन्सिबल एंड देन ओनली यू कैन रिलेट द थिंग्स. So it is very important that you should know what is the meaning of responsibility centers and what are the different types of managers involved in that. So responsibility center is any part, is any segment, is any sub unit of this responsibility center. जो आप सेंटर बना रहे हैं, जैसे सेंटर होता है ना, एक सेंटर है, लाइब्रेरी इज सेंटर. तो responsibility center is a strategic business unit.
because he can take strategically decisions to fulfill that goal, the goal of the organization, the corporate strategy को achieve करने के लिए हम छोटी छोटी strategies follow करते हैं। अब उन छोटी छोटी मछलियों को फॉलो करके, स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके हम बड़ी मछली ले जाते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इज अ स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट, पोर्शन ऑफ बिजनेस दैट ग्रांट्स, अब ये इंपॉर्टेंट है, portion of business that grants, portion of business that grants the manager of responsibility center. It means आप responsibility center उस प्रोडक्ट को, उस सेगमेंट को, उस लाइन को, उस पॉइंट को बोलेंगे जहां पर एक मैनेजर होता है और वो मैनेजर को आपने अथॉरिटी दी होती है उस जगह के लिए, उस यूनिट के लिए, उस सेगमेंट के लिए, उस एरिया के लिए, उस प्रोडक्ट के लिए कि ही कैन टेक द डिसीजंस। एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्पांसिबिलिटी सेंटर्स, जस्ट हैव अ लुक ऑन दैट। बेटे आपको मैं 4 तरह के रिस्पांसिबिलिटी सेंटर्स आज के इस लेक्चर में थ्रू बताना चाहता हूं। पहला कॉस्ट सेंटर्स, दूसरा रेवेन्यू सेंटर्स, तीसरा प्रॉफिट सेंटर्स, फोर्थ इन्वेस्टमेंट सेंटर्स, और आपके एग्जामिनेशन में बार बार आ रहा है बेटे रिस्पांसिबिलिटी सेंटर्स के ऊपर। भैया आपकी जवाबदेही है, यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू हैव टू आंसरेबल दैट व्हाई यू हैव नॉट डन दिस एंड व्हाई यू हैव डन दिस। सो फर्स्ट इज द कॉस्ट सेंटर। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स में 4 तरह के हैं। पहला है कॉस्ट सेंटर। मैं भूपेश आनंद आज आपसे एक बात ये भी कहना चाहता हूं कि as a management accountant you have to do the accounting of the responsibility centers। हमने वेरिएंस एनालिसिस किया। अच्छा, वेरिएंस एनालिसिस के बाद हम ये चेक करेंगे कि क्या ये वेरिएंस कंट्रोलेबल था या अनकंट्रोलेबल था। अच्छा, इफ इट इज कंट्रोलेबल देन हु इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, तो वी हैव टू डू द अकाउंटिंग फॉर दैट, इट इज नेम्ड एज रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो मैं आज आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग भी बताऊंगा, टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स भी बताऊंगा। तो आप लिखते रहें और कमर सीधी करके बैठे। अकाउंटिंग रिजल्ट्स ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स कैन बी मेजर्ड बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। आराम से बेटे, बेटे आराम से, मैं फिर रिपीट करता हूं, आप आराम से ध्यान से देखेंगे। अकाउंटिंग रिजल्ट्स, अकाउंटिंग रिजल्ट्स ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स, इट मींस उस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर ने उसका क्या रिजल्ट है। लेट इट बी अ कॉस्ट सेंटर, हाउ मच कॉस्ट दे हैव इफेक्टिवली यूटिलाइज्ड, efficiently they have utilized. Let it be a revenue center, how effectively they have earned that revenue. And let it be a profit center, how effectively they have efficiently they have managed the cost and how effectively they have managed the revenue. आपको अब ये चेक करना जरूरी नहीं है कि हर चीज आप पैसे से कैलकुलेट कर लेंगे, मॉनिटरी कैलकुलेट कर लेंगे, फाइनेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स में आप उसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं कि कौन कितना रिस्पॉन्सिबल है, और उसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। चलिए जी, पहला बड़ा सिंपल है जी, कॉस्ट सेंटर। एज द नेम इंडिकेट्स, एक ऐसा सेंटर जिसके आप मैनेजर हैं, जहां पर खाली खर्चे ही खर्चे होते हैं, आमदनी नहीं होती। ओनली यू हैव टू इनकर द एक्सपेंस, आपको कॉस्ट इनकर करनी है। इसका मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जो आप कॉस्ट इनकर कर रहे हैं वो एफिशिएंट हो, इफेक्टिवली उसकी यूटिलाइजेशन हो, रिसोर्सेज में प्रॉपर्ली एलोकेट हो, और उसका बेस्ट यूज आप करें जो भी एक्सपेंस आप करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपसे कहता हूं एक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है या एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है कंपनी का, मशीनरी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। वो डिपार्टमेंट क्या करता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जहां भी मशीनरी खराब होती है उसकी जाकर सर्विसिंग करता है। अब दैट मशीनरी डिपार्टमेंट, दैट मेंटेनेंस डिपार्टमेंट इज अ कॉस्ट सेंटर। अब वो कॉस्ट सेंटर रेवेन्यू तो जनरेट कर ही नहीं सकता, प्रॉफिट भी जनरेट नहीं कर सकता, बट द पॉइंट इज वो जो कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, मैनेजर को अब ये देखना है कि जो कॉस्ट इनकर हो रही है क्या वो एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रही है, क्या सच में वो होनी चाहिए थी, कहीं वो ज्यादा तो नहीं हो रही, कहीं कुछ हम मिनिमाइज कर सकते थे या नहीं। दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट मैनेजर। एंड इन रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग हम उस कॉस्ट सेंटर के मैनेजर को की एफिशिएंसी को देखेंगे। तो आप लिखेंगे मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर incurrence of the cost, because only costs are being incurred, does not earn any revenue, because we have just seen the name of this is cost center is cost, so we will not earn any revenue. Examples of cost centers are, मैंने बड़े सारे एग्जांपल्स देखे। अकाउंट्स डिपार्टमेंट, आप बताइए अकाउंट्स में हम सर्विसेज दे रहे हैं,
वी आर नॉट चार्जिंग, वी आर नॉट रेवेन्यू, वी आर नॉट डूइंग एनी सेल्स। सेल्स तो सेल्स डिपार्टमेंट करेगा हिंदुस्तान लेवर का। हिंदुस्तान लेवर का जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, हिंदुस्तान लेवर का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, हिंदुस्तान लेवर का जो एडमिन डिपार्टमेंट है, हिंदुस्तान लेवर का जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, हिंदुस्तान लेवर का जो कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट है, बेटे वो खाली खर्चा ही करते हैं। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट मैंने अभी अभी एग्जांपल आपको ऑलरेडी दे दिया। इट मींस कॉस्ट सेंटर का मतलब आई थिंक आप समझ रहे हैं, बहुत बढ़िया। आइए आइए, मैनेजर्स ऑफ कॉस्ट सेंटर्स आर रिस्पॉन्सिबल। नाउ वी शुड नो एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट कि मैं वो जो कॉस्ट सेंटर्स के मैनेजर्स हैं, क्या उनको मैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के लिए रिस्पॉन्सिबल बना सकता हूं? क्या लेबर कॉस्ट वेरिएंस के लिए रिस्पॉन्सिबल बना सकता हूं? क्या वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस के लिए दे आर रिस्पॉन्सिबल? यस, दे कैन बी रिस्पॉन्सिबल बिकॉज दे हैव इनकर्ड द कॉस्ट. So we can ask them that why you have incurred more material cost or more labor cost or more variable overheads. It means they are responsible for the material cost, labor cost and variable overhead cost. I think आप समझ रहे हैं, लॉजिकली बात समझ आ चुकी है. सेकंड सेंटर, रेवेन्यू सेंटर. बेटे आप ये बताओ ना, एक घर के अंदर अलग अलग तरह के मेंबर्स होते हैं. कोई आईआईटी कर रहा है, कोई सीए कर रहा है, कोई सीएमए यूएस से कर रहा है, कोई एसी से कर रहा है. अलग अलग है, सबका नेचर अलग अलग है यार. Similarly, in a department, in a company, there are different types of departments, there are different types of units, there are different types of centers. तो मैं आप इस समय बात कर रहा हूँ रेवेन्यू सेंटर की, मैं सेल्स डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं सेल्स मैनेजर की बात कर रहा हूँ कि अगर हिंदुस्तान लीवर जैसी कंपनी में इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं तो उनके अलग अलग सेल्स मैनेजर्स होंगे, प्रोडक्ट वाइज, जोग्राफिकल रीजन वाइज. And we must have prepared the sales budget for that. We have already covered कि sales budget बनता कैसे है, और सबसे पहले sales budget ही बनता है. तो हम उन लोगों को रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे कि भाई जब हमने ये कहा था कि इतनी सेल होनी चाहिए तो आपने क्यों नहीं की. Now we will see that whether it is controllable or uncontrollable, because they can only be answerable with controllable. अगर कोविड सिनेरियो आ गया, लॉकडाउन ही लग गया पूरी दुनिया में, तो साहब ये तो अनकंट्रोलेबल है, हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं बना सकते उन सेल्स मैनेजर्स को. तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्स बट नॉट फॉर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स. भाई बेचने के लिए हम जवाबदेही है, वी आर आंसरेबल कि हमने इतने यूनिट्स क्यों नहीं बेचे, वो बने कितनी कॉस्ट में, वी आर नॉट कंसर्न्ड विद दैट, वो डिपार्टमेंट अलग है. तो रेवेन्यू सेंटर मैनेजर इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेवेन्यूज जनरेटेड, एंड नॉट फॉर द कॉस्ट इनकर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग दोज यूनिट्स. फॉर एग्जांपल सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ऑल दीज आर रेवेन्यू सेंटर्स. आई थिंक आप बात समझ रहे हैं. बेटे सबसे पहले खर्चा होता है, पहले मुर्गी होती है, फिर अंडा आता है, फिर नीचे छोटे छोटी मुर्गियां आती हैं. अब हमारे प्रॉफिट सेंटर में पहले हमने एक्सपेंस किया, कॉस्ट सेंटर की बातें की, फिर मैंने रेवेन्यू की बातें की, अब मैं प्रॉफिट की बातें कर रहा हूं. देयर आर सो मेनी स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स, देयर आर सो मेनी डिविजन्स, देयर आर सो मेनी डिपार्टमेंट्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ कॉस्ट एज वेल एज सेल्स. भाई आप एक क्रोमा का सेंटर चला रहे हो, क्रोमा या रिलायंस डिजिटल का, उसमें खर्चे, उस रिलायंस डिजिटल का जो मैनेजर है, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ कि उसमें एक्सपेंस कितने हो रहे हैं, सैलरी कितनी हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी कितनी जा रही है, मटेरियल कितना आ रहा है, and how much is the sales we are doing. So Reliance Digital Center is a profit center. Chroma is a profit center. Vijay Sales is a profit center because they are responsible for sales as well as for cost, and hence sales minus cost is equal to profit. तो आप लिखेंगे profit center. A manager is responsible for generating profits, managing revenues, generating profits. That person is responsible for generating profit. Vijay Sales, Chroma, Reliance Digital, and managing revenues and controlling cost. ठीक है सर, बहुत बढ़िया. लास्ट इज, बेटे 4 सेंटर से तो है. एक है इन्वेस्टमेंट सेंटर. इन्वेस्टमेंट सेंटर, यस, इट मींस एक ऐसा सेंटर जो आप इन्वेस्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ यू आर स्टार्टिंग अ न्यू ब्रांच, आप नई ब्रांच सिलीगुड़ी में स्टार्ट करना चाहते हैं, दिल्ली में स्टार्ट करना चाहते हैं, यूएसए में स्टार्ट करना चाहते हैं, तो बेटे वो जो ब्रांच है, आपको पहले उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, ऑफिस रेंट में लेना है, स्टाफ हायर करना है, मशीनरीज रखनी है, लीगल कॉम्प्लायंसेस करनी है, एंड देन यू विल सी कि आपने इतनी पूंजी लगाई उस सेंटर में, उससे रिटर्न कितना आ रहा है. Whenever I talk of investment center, it means the return on investment I am getting on that. That is the best yardstick to evaluate the responsibility investment center. तो लास्ट सेंटर लिख रहे हैं, a manager is responsible for a profit. इसका मतलब इन्वेस्टमेंट सेंटर और बड़ा होता है, कॉस्ट सेंटर छोटा, रेवेन्यू सेंटर थोड़ा बड़ा,
प्रॉफिट और बड़ा, इन्वेस्टमेंट तो सबसे बड़ा, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट के लिए भी, रेवेन्यू के लिए भी, कॉस्ट के लिए भी, प्रॉफिट के लिए भी, सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि क्या उतनी इन्वेस्टमेंट की नेसेसिटी थी। आपने 10 करोड़ लगा दिए डॉलर्स, 10 मिलियन डॉलर्स, वेदर देयर इज अ नीड ऑफ दैट। आप कई बार चपाती ज्यादा खा लेते हैं, फिर अनरेस्ट होता है, फिर हाजमोला खाते हैं, चूरन खाते हैं, तो आपको अब ये समझना है कि क्या इतनी चपाती ज्यादा खाने की जरूरत थी भी। अगर भूख होगी तो खाएं, बिकॉज देन ओनली वी कैन कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो लिखेंगे लिखेंगे जी, ए मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिट एंड फॉर प्रोवाइडिंग रिटर्न ऑन कैपिटल। बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट सेंटर इज लाइक अ कंप्लीट बिजनेस ऑफ इटसेल्फ, स्ट्रैटेजिक बिजनेस इटसेल्फ, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, रेवेन्यू कर रहा है जनरेट, कॉस्ट कर रहा है। इट इज अ इट इज अ कंप्लीट बिजनेस इन इटसेल्फ। आई थिंक आपको आज के इस लेक्चर के थ्रू रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स की बातें समझ आ गई। मैंने यूनिट 2 स्टार्ट कर दिया, सेक्शन सी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का। बड़ा ही छोटे छोटे यूनिट्स हैं जी, मुझे लगता है नेक्स्ट लेक्चर में पूरा यूनिट 2 ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि 3-4 बातें हैं जो मुझे समझानी है, और मैं जल्दी जल्दी क्या लॉजिकली आपको एग्जांपल्स देके समझाऊंगा। वैसे मैं आपको बताऊं, मैंने आपके लिए आज विकिपीडिया से भी कुछ बातें देखी तो मुझे अच्छी लगी, मैंने कहा शायद आपको बताऊं। ये देखो, मुझे लगा कि आपको बता दूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। बेटा देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स मैंने कहां से देखा, विकिपीडिया से। और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इज ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट रीच्ड headed by a manager who is responsible for the activities. Responsibility accounting, I think we have seen that. What is the meaning of responsibility accounting? Revenues and costs information are allocated, are collected and reported. Profit centers, we have seen performance and cost centers, performance evaluation. Then we have investment centers, and investment center the highest level of delegated autonomy. तो अभी तो हम कह रहे हैं it is a separate unit in itself. बहुत बढ़िया। तो आई थिंक आप अगर इसको थोड़ा सा विकिपीडिया से रिलेट करें, इसके बाद हॉक, ग्लैम, वायलेट, जो भी एक मटेरियल उसको पढ़ें, मुझे लगता है इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और मैंने आपको लेक्चर में बेसिक कंसेप्ट बताने की कोशिश की, अगर आप उसको माइंड में रखकर पहले देखकर नोट्स बनाकर लेक्चर्स, उसके बाद हॉक मटेरियल वगैरह, वायलेट, ग्लैम कुछ भी देखते हैं, तो बेटे ऐसे समझ आएगा और ऐसे क्वेश्चंस होंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। मिलते हैं बेटे लेक्चर नंबर 2 में। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।